ठीक है ना। देखो एक्सरेज एब्डोमेन देखते हैं, ठीक है। एक्सरे जो है देखो एक की इन्वेस्टिगेशन है, किसके लिए, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। और न सिर्फ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की डायग्नोसिस के लिए ये की इन्वेस्टिगेशन है, बट ये हमें लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन भी बताता है। आया ये इलियम में ऑब्स्ट्रक्शन है, आया ये जेजुनम में ऑब्स्ट्रक्शन है, आया ये कोलोन में ऑब्स्ट्रक्शन है। देखो एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन दो तरह के होते हैं, एक एरेक्ट होता है, एक स्पाइन होता है। आजकल क्या करते हैं हम लोग, एरेक्ट को इतना प्रेफर नहीं करते, सुपाइन को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। सुपाइन को हम प्रेफर करते हैं वो इसलिए कि देखो अगर एक एरेक्ट एक्सरे में जो एयर फ्लूइड लेवल्स नज़र आते हैं ना, एयर फ्लूइड लेवल्स वो वे नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी पाए जाते हैं। 2 से 3 एयर फ्लूइड लेवल्स नॉर्मल इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं। इसलिए तो जब 2 से 3 एयर फ्लूइड लेवल्स पाए जाते हैं तो उससे फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एचओ है, उसको अगर इस तरह के 2 एयर फ्लूइड लेवल्स नज़र आएंगे तो फिर तो उसकी ये बस कंफर्मेशन डायग्नोसिस कंफर्म कर देगा वो, ठीक है। तो हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो 2 से 3 एयर फ्लूइड लेवल्स अगर आप भी जाके एक्सरे करवा लें, एरेक्ट एक्सरे करवा लें, तो आपके भी 2 से 3 एयर फ्लूइड लेवल्स आएंगे। तो स्पाइन देखो, स्पाइन इज़ प्रेफर्ड, इसीलिए स्पाइन को हम प्रेफर करते हैं। अब स्पाइन क्या करता है, स्पाइन एयर फ्लूइड लेवल्स तो शो नहीं करता, लेकिन स्पाइन क्या शो करेगा, स्पाइन शो करता है डीजीएल डायलेटेड गट लूप्स, ठीक है ना। स्पाइन शो करता है डायलेटेड गट लूप्स। ये डायलेटेड गट लूप्स क्यों होती हैं डायलेटेड गट लूप्स, ठीक है ना। ये डायलेटेड गट लूप इसलिए होती है कि कलेक्शन होती है उधर किस किस चीज़ की, फ्लूइड की कलेक्शन होती है, गैसेस की कलेक्शन होती है। अब ये कलेक्शन कहाँ होती है, फॉर एग्जांपल ये देखो अगर इधर ऑब्स्ट्रक्शन है, इससे प्रॉक्सिमल टू ये इस जगह में प्रॉक्सिमल टू द गट ये कलेक्शन होती है फ्लूइड की और गैसेस की, ठीक है। ठीक है ना। अब ये गैसेस जो हैं इसमें कहाँ से आती हैं, गैसेस ये असल में स्वेलोड एयर होती है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये बैक्टीरियल कंटेमिनेशन से गैसेस पैदा होती हैं उधर, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि डिफ्यूजन होती है फ्रॉम ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ उसकी गैसेस फ्रॉम द ब्लड से भी यहाँ पे गट इस जगह में प्रॉक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे गैसेस आ जाती हैं। अब फ्लूइड कहाँ से आता है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो फ्लूइड कहाँ से आता है, ये सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। फ्लूइड सिक्रीशंस होती हैं किस किस की, गट की अपनी सिक्रीशंस, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, बिलियरी सिक्रीशंस और पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये डायलिटेशन हो रही है, ये देखें गट की डायलिटेशन हो रही है, ठीक है। इस जगह में हमारा वही मैं बात कर रहा हूँ फ्लूइड्स की और गैसेस की। तो मैंने आपको बताया फ्लूइड कहाँ से आता है, तो मैंने आपको बताया गैसेस कहाँ से आते हैं, ठीक है। इन्हीं फ्लूइड और गैसेस की एक्यूमुलेशन की वजह से प्रॉक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा डायलिटेशन हो जाती है, ठीक है, गट की, ठीक है। अब देखो अगर किसी भी एक्सरे ने आपको एक्सरे सुपाइन ने आपको डायलेटेड गट लूप्स बताया। अब डायलेटेड गट लूप्स किसी भी एक्सरे में लोकेशन के हिसाब से, गट की लोकेशन आया है, जेजुनम है, इलियम है, कुछ भी है, उसके हिसाब से गट लूप्स की भी खास कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है सुपाइन एक्सरे। मिसाल के तौर पे देखो हम देखेंगे इलियम, जेजुनम और कोलोन, ठीक है। देखो सबसे पहले कोलोन देखो, कोलोन में आपको सुपाइन एक्सरे में हॉस्ट्रा नज़र आएंगे, आपको हॉस्ट्रा नज़र आएंगे। ये असल में होते हैं इनकम्प्लीट बेंड्स, ठीक है ना। ठीक है ना। ये क्या है, ये इनकम्प्लीट बेंड्स अक्रॉस कॉलोनिक गैस शेडो, ठीक है। ठीक है ना। इसी तरह जो डायलेटेड गट लूप्स ऑफ जेजुनम है, ये आर आइडेंटिफाइड बाय वैल्वुली कनिवेंटीज, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं, वॉल्वुली कोनिवेंटीज, ठीक है ना। यानी कि ये जो हैं, ठीक है ना। तो ये जो वैल्वुली कनिवेंटीज हैं, दे पास अक्रॉस द विड्थ, यानी कि इस तरह ये नहीं होते, ये इस तरह अक्रॉस द विड्थ होते हैं, ठीक है। अगर ये एक्सरे है, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं होंगे, ये ऐसे 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 आपको नज़र आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये क्या करते हैं, इस तरह का अपीयरेंस देते हैं जैसे स्टेक्स ऑफ कॉइन्स और कॉइन्स हों, ठीक है ना। तो ये जो है स्टेक्स ऑफ कॉइन्स और कॉइन्स हों। और उसके बाद देखो इलियम,
इलियम की बात, अगर इलियम में जो है ना, इलियम में ये एक आपको बताता हूँ ख़ास बात है, ठीक है ना। तो जो इलियम के जो डायलेटेड गट लूप्स हैं, डीजीएल हैं, डीजीएल्स ऑफ इलियम, ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं और दे हैव नो म्यूकोजल फोल्ड्स, इनकी कोई म्यूकोजल फोल्ड्स नहीं होती और ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, यही इनकी ख़ास बात है। लेकिन इसीलिए इसको कैरेक्टरलेस कहा गया है, इलियम के डायलेटेड गट लूप्स को, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरे ऑफ द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक एक्सरे दिखाता हूँ जिसमें जो डायलेटेड गट लूप्स है ना, वो दिखा रहे हैं वेल्वुली कनिवेंटीज। और वेल्वुली कनिवेंटीज जहाँ पे नज़र आए तो आपको क्या पता होना चाहिए कि उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है, जेजुनम में है, ठीक है। तो वेल्वुली कनिवेंटीज यानी कि म्यूकोजल फोल्ड्स ऑफ द जेजुनम आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे करीब से देखें तो आपको म्यूकोजल फोल्ड्स ऑफ द जेजुनम, ये वेल्वुली कनिवेंटीज नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो है ही है, लेकिन कहाँ है, ये जेजुनम के लेवल पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको एक ऐसा एक्सरे दिखाता हूँ जिसमें जो हमने स्पाइन एक्सरे लिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, कि 2 दिन से उसको क्या है, कोलिकी एब्डोमिनल पेन है और साथ साथ वोमिटिंग है, ठीक है ना। एक्सरे हमने देखा तो डायलेटेड गट लूप्स थे। एक्सरे कौन सा, स्पाइन, हम स्पाइन एक्सरे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने एरेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे पढ़ा ही नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखा कि जो डायलेटेड लूप्स हमने देखे तो वो सेंट्रली लोकेटेड हैं, मींस इलियम, सेंट्रली लोकेटेड डायलेटेड लूप्स मींस इलियम, ठीक है। और साथ साथ में नो वेल्वुली कनिवेंटीज भी हैं। तो नो वेल्वुली कनिवेंटीज अगर नहीं है तो इसका मतलब है जेजुनम नहीं है, तो सेंट्रली लोकेटेड हैं तो इलियम है, ठीक है। तो इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा एक्सरे स्पाइन एब्डोमेन, ठीक है। ये आपको डायलेटेड गट लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं, सेंट्रली प्लेस्ड हैं ये, ठीक है, सेंट्रली प्लेस्ड हैं। और इसमें कोई बिल्कुल प्लेन, देखो आपको बिल्कुल कोई भी आपको इसमें वेल्वुली कनिवेंटीज जो कॉइन्स ऑफ स्टेक्स ऑफ कॉइन्स आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। आप अंदाज देखें, इसको आप गौर से देखें, ठीक है। ठीक है ना। अब इसी पेशेंट की अगर हम एक्सरे इरेक्ट ले लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरे इरेक्ट की। एक्सरे इरेक्ट ले लें तो इसमें क्या हमें नज़र आएंगे, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स नज़र आएंगे और ये हमें शो करता है क्या है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना। देखो, जो एयर फ्लूइड लेवल्स हमेशा सुपाइन में आपको नज़र नहीं आएंगे, एयर फ्लूइड लेवल्स आपको नज़र आएंगे एक्सरेज ऑफ द एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन में, ठीक है ना। एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन में होता क्या है, ये क्यों ऐसा होते हैं, पेशेंट को हमने इरेक्ट किया हुआ है, ठीक है, पेशेंट को इरेक्ट किया हुआ है, तो होता क्या है कि इसमें फ्लूइड सेटल्स डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, नीचे फ्लूइड ऐसे बन जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लूइड नीचे आ जाता है। फिर उस जो गैस शेडो है वो ऊपर बन जाती है, ठीक है। गैस शेडो, फ्लूइड ऐसे नहीं आता बल्कि यूं करके फ्लूइड की सतह बैलेंस्ड होती है ना, ठीक है, बैलेंस होती है, ठीक है, ऐसे फ्लूइड आ जाता है, फिर ऊपर गैस आ जाती है, ठीक है। देखो, जो नॉर्मली 2 से 3 एयर फ्लूइड लेवल्स नॉर्मल लोगों में होते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल हों तो वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को शो करता है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। अब मैं इसको एक उसकी एक्सरे के ज़रिए आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे अगर आप देखें तो एयर फ्लूइड लेवल्स डिफरेंट जगहों पे हैं, ये देखें, बिल्कुल आप लाइन मारे एयर फ्लूइड लेवल बन रहा है, लाइन मारे एयर फ्लूइड लेवल, तो 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर ये देखो 5, ये इतना बड़ा एयर फ्लूइड लेवल, ठीक है। तो ये सारा 2 से 3 से ज़्यादा है, 2 से 3 मैंने आपको कहा कि नॉर्मल है, उससे ज़्यादा आपको पाया जाए तो आपने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डायग्नोस करना है, ठीक है। तो ये एयर फ्लूइड लेवल्स है, ठीक है। अब एक और एक्सरे देखते हैं। एक पेशेंट है जिसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है पिछले 3 दिन से, ठीक है, पिछले 3 दिन से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है, ठीक है, ठीक है। फिर वो पेशेंट हमारे पास आया तो हमने उसकी डीआरई की। डीआरई में उसको हमने देखा कि उसको पेशेंट को एक रेक्टल ग्रोथ है। ये रेक्टल ग्रोथ उसकी गट की लुमेन को कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, ठीक है। रेक्टल ग्रोथ क्या कर रही है, गट की लुमेन को कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, ठीक है ना। रेक्टल ग्रोथ, एनल ग्रोथ जो भी है ये डीआरई पे नज़र आ गई। इसने क्या किया है कि इसने कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट किया है कोलोन को या रेक्टम को, ठीक है,
और हमने फिर क्या किया, हमने एक डेफिनेटली एक एक्सरे डिमांड करेंगे इस पेशेंट की, हम क्या करेंगे, एक एक्सरे डिमांड करेंगे। एक्सरे फिर हमें क्या नज़र दिखाएगी, डायलेटेड गट लूप्स, ठीक है ना। अब किस जगह के हैं ये डायलेटेड गट लूप्स, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आया उसमें वाल्वुलर कन्वर्जेंटिस तो नहीं है। अगर वाल्वुलर कन्वर्जेंटिस नहीं है तो ये जेजुनम तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये जेजुनम नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंप्लीट फोल्ड्स भी नहीं है, ठीक है, फोल्ड्स भी नहीं है, वाल्वुलर कन्वर्जेंटिस भी नहीं है, तो जेजुनम नहीं हो सकता। अब हमने देखा कि उसमें हॉस्ट्रे हैं, ठीक है, हॉस्ट्रे आपको नज़र आ रहे हैं एक्सरे में, और क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब ये हॉस्ट्रे क्या है, देखें इनकी लोकेशन क्या होती है डायलेटेड गट लूप्स की, इस केस में कोलोन के केस में पेरिफेरल, ठीक है ना, लोकेशन पेरिफेरल। अच्छा, इसमें फिर म्यूकोजल फोल्ड्स इरेगुलरली प्लेस्ड म्यूकोजल फोल्ड्स आपको नज़र आएंगे इसमें, और इनकम्प्लीट फोल्ड्स अक्रॉस कोलोनिक शेडो नज़र आएंगे। इनको हम दूसरे लफ्ज़ों में हॉस्ट्रा भी, हॉस्ट्रा आर इनकम्प्लीट कोलोनिक इनकम्प्लीट फोल्ड्स अक्रॉस कोलोनिक शेडो, इनको ना हम हॉस्ट्रे भी कहते हैं। देखो जेजुनम के केस में कंप्लीट फोल्ड्स आपको नज़र आएंगे, जो हॉस्ट्रा है ना दे आर एक्चुअली इनकम्प्लीट फोल्ड्स, और ये कोलोन के केस में होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखें ये टिपिकल एक कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, पेरिफेरली लोकेटेड, आपको डायलेटेड गट लूप्स नजर आएंगे, मैंने क्या कहा था, लोकेशन पेरिफेरी, ठीक है। म्यूकोजल फोल्ड्स आर इरेगुलरली प्लेस्ड इन इनकम्प्लीट फोल्ड्स अक्रॉस द कोलोनिक गेज शेडो आपको नजर आएंगे, जिनको हम हॉस्ट्रा कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इनकम्प्लीट फोल्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट फोल्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये टिपिकल है कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन का, ठीक है। ये असल में हुआ क्या है, इस पेशेंट का रेक्टल मास था, तो हमने डीआरई में पता किया था, इसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हम एक और एक्सरे देखेंगे, कि वो किसका है, एक पेशेंट का है जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आया था, और क्यों ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी उसको, वॉल्वुलस हुआ था किसका, सिग्मॉइड कोलोन का, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसमें देखो ओमेगा साइन नज़र आता है, इसमें क्या होता है, टिपिकली इन्वर्टेड यू यानी अगर यू इस तरह है तो ये यूँ नज़र आएगा, ओमेगा शेप्ड अपीयरेंस होती है बाउल लूप की, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, और इसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा साइन कहते हैं। देखो टू आर्म्स, ये देखें एक आर्म, टू आर्म, दे आर सराउंडिंग अ सेंट्रल लाइन, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो क्या करते हैं, ये जो टू आर्म्स ऑफ द जो ओमेगा है, ये असल में गट लूप है, ये देखो ये गट लूप है, ये ओमेगा, ये फिर सराउंड करता है एक सेंट्रल लाइन को, ये सेंट्रल लाइन पॉइंट करती है टुवर्ड्स क्या, लेफ्ट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा की तरफ नहीं, ये लेफ्ट इलियक फोसा की तरफ ये लाइन पॉइंट करती है, याद रखना। तो ये फिर आपको पता है सिग्मॉइड आपको वॉल्वुलस आपको के केस में ये एक्सरे आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, इस ओमेगा साइन को हम इनर ट्यूब बैंड साइन भी बोलते हैं, और कॉफ़ी बीन अपीयरेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप करीब से देखें तो ये आपको ओमेगा साइन गट लूप्स का अच्छी तरह नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ओमेगा साइन, और फिर यहाँ पे लेफ़्ट इलियक फोसा की तरफ आपको पॉइंटिंग लाइन नज़र आएगी, सही है ना। तो ये ओमेगा साइन है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनर ट्यूब बैंड साइन भी बोलते हैं, कॉफ़ी बीन अपीयरेंस भी बोलते हैं, और ये किस में होता है, सिग्मॉइड वॉल्वुलस में, अगर आप एक्सरे ले लें तो उसमें आपको नज़र आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस एक्सरे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ। देखें सबसे पहले कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस पूछेगा एग्जामिनर, तो ये एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस है ये भी, ठीक है, यानी कि पैरालिटिक इलियस है, और एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से, सिग्मॉइड वॉल्वुलस की वजह से, ठीक है, सिग्मॉइड वॉल्वुलस की वजह से एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो होगी, साथ में वॉमिटिंग तो होगी, पेन एब्डोमिन, ठीक है, और एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन आपको इसमें नज़र आएगी, डेफिनेटली ऑब्स्ट्रक्शन है तो एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन। मैनेजमेंट कैसे करेंगे इस केस को, ठीक है, इस केस को मैनेजमेंट हम आईवी फ्लूइड्स देके करेंगे, एनजी पास करेंगे, फोलीस पास करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जाके ऑपरेट करना है, उसको लेप्रोटमी करके ओपन करनी है, तो फोलीस पास करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट्स को करेक्ट करेंगे, ठीक है, फ्लूइड्स वगैरह देके, ठीक है, और उसके बाद आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द कॉज अकॉर्डिंगली, यानी फिर पेशेंट को ले जाके ओटी थिएटर में ले जाके लेप्रोटमी वगैरह हम करेंगे, ठीक है,
ठीक है। अब एक और एक्सरे हम देखेंगे। सिनेरियो कुछ यूँ है कि एक मोटर वाला आरटीए में इन्वॉल्व हो गया है और उसके लोअर लिम्स ने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है ना। अब एक्सरे है, एक्सरे में हम देखेंगे कि उस एक्सरे में C5 C6 का डिसलोकेशन ऑफ द वर्टिब्री है, ठीक है ना। C5 C6 का डिसलोकेशन है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको C1 2 3 4 5, ये देखो इस जगह का डिसलोकेशन आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ से एक अलाइनमेंट आ रही है, यहाँ आके रुक रही है, फिर यहाँ से ये देखो ये यहाँ आके, तो ये C5 और C6 का आपको डिसलोकेशन इसमें साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से इसके दोनों लोअर लिम्स ने काम करना छोड़ दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद ये देखें कि अलाइनमेंट जो होती है इसको असेस कैसे करते हैं। देखो, अलाइनमेंट ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन इज असेस्ड बाय ड्राइंग वर्टिब्रल लाइंस, जो मैंने डाली हैं, ये देखें वर्टिब्रल लाइंस ऐसे डाल के अलाइनमेंट देखी जाती है। ये देखो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि ये डिसलोकेशन है, ठीक है। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि हाउ स्पाइन सर्वाइकल स्पाइन अलाइनमेंट इज असेस्ड बाय ड्राइंग वर्टिब्रल लाइंस। देखो 3 लाइंस है हमारे पास, 3 लाइंस। कौन कौन सी लाइंस? एंटीरियर वर्टिब्रल लाइन, पोस्टीरियर वर्टिब्रल लाइन और स्पाइनो लेमिनर लाइन, ठीक है ना। नॉर्मली इट शुड हैव सेम कर्व, स्मॉल कर्व विथ नो स्टीप्स और डिसकंटिन्यूटीज नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली ऐसी अगर आप लाइन डालें तो इस तरह की, ठीक है। एंटीरियर वर्टिब्रल लाइन, पोस्टीरियर वर्टिब्रल लाइन और स्पाइनोलेमिनर लाइन, इस तरह की नॉर्मली कर्व होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए नॉर्मल कर्व जो है वो इस तरह की होनी चाहिए। देखिए ये नॉर्मल कर्व है, ठीक है। नॉर्मल कर्व आपको नज़र आ रही है, ये देखें ये नॉर्मल आपको कर्व नज़र आ रही है, स्मॉल कर्व, और नो कंटिन्यूटी है, नो स्टीप है, ठीक है। नो कंटिन्यूटी, नो स्टीप, ठीक है। तो याद रखो कि ऐसे केसेस में, यानी कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, सर्वाइकल स्पाइन लिम्ब ने काम करना छोड़ दिया, ऐसे केसेस में जो अगर आप लाइंस ड्रॉ करें, ये वाली जो लाइंस हैं, तो पोस्टीरियर वर्टिब्रल लाइन जो बॉडीज जो होती हैं उनकी मेल अलाइनमेंट अगर हुई है तो वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है ना। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि द male alignment of posterior vertebral bodies is more significant in the injury। यानी कि अगर पोस्टीरियर वर्टिब्रल बॉडीज़ में अलाइंड है तो ज़्यादा हम कंफर्म कर लेते हैं कि वाकई यार सर्वाइकल इंजरी है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर वर्टिब्रल लाइंस। क्यों? क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़्यादा करीब होते हैं ना, ठीक है ना। याद रखें उसके ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर 3.5 मिलीमीटर से ज़्यादा 3.5 मिलीमीटर से ज़्यादा की जो ट्रांसलोकेशन है एनीवेयर, एंटीरियर या पोस्टीरियर, ठीक है ना, इज़ सिग्निफिकेंट। याद रखें एनीवेयर मतलब पोस्टीरियरली ना, नॉट एंटीरियर, पोस्टीरियरली कहीं भी ऐसा है तो ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ठीक है ना। फिर स्पाइनल कैनाल का जो डायमीटर है ना, स्पाइनल कैनाल का, वो 18 मिलीमीटर, इट मस्ट बी 18 मिलीमीटर और ग्रेटर, ठीक है। 18 मिलीमीटर या ग्रेटर होना चाहिए। और अगर कोई जो नेरोइंग है अप टिल 14 मिलीमीटर से कम है नेरोइंग, तो फिर तो डेफिनेट नेरोइंग आपको हो चुकी है पेशेंट को, ठीक है। ठीक है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो स्पाइनल कैनाल है उसका डायमीटर 18 होना चाहिए। अगर 14 से कम है तो फिर तो डेफिनेटिवली कन्फर्मली नैरोइंग हो चुकी है, ठीक है। ठीक है। अब जो स्पाइनल जो कैनाल है इसका डायमीटर हम कैसे, कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं? बिटवीन, ये देखें, पोस्टीरियर कॉर्टेक्स ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज़ और स्पाइनोलेमिनर लाइन तक हम इस तरह मेजर करते हैं स्पाइनल कैनाल का डायमीटर। पोस्टीरियर कॉर्टेक्स ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज़ और स्पाइनोलेमिनर जो है लाइन तक, ठीक है।
ठीक है। अब ये जो पेशेंट है क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी मैनेजमेंट क्या होगी। डेफिनेटली सर्वाइकल स्पाइन की डिसलोकेशन है C5 C6 पे, तो हम ATLS फॉलो करेंगे, सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल करेंगे, सर्वाइकल कॉलर उसको लगाएंगे, सैंड बैग्स या फिर लगाएंगे नहीं है तो फिर फोरहेड टेप्स के साथ भी उसको चिस्पा करेंगे। ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, देखो इस पेशेंट को पैराप्लेजिया हो सकता है, इस पेशेंट को लॉस ऑफ बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, पैराप्लेजिया हो सकता है, बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल हो सकता है, और पैरालिसिस ऑफ ब्रीदिंग मसल्स यानी कि ये भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं सर्वाइकल इंजरी के।